नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक, और आज हमारा टॉपिक है जिब्रेलिक एसिड की खोज, इसकी रासायनिक संरचना। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पादप हार्मोन के संदर्भ में अध्ययन किया था, ऑक्सिन के बारे में और साइटोकाइनिन के बारे में। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आप इस चैनल से डायरेक्ट जुड़े। चैनल के में प्रदर्शित होने वाले आइकॉन बेल घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले विभिन्न विषयों के और आपके संबंधित विषय के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए उसके पहले भाग को जरूर देखें और इस वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, जिससे हमें टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जिसे हम पादप वृद्धि प्रेरक के रूप में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन को वृद्धि प्रेरक हार्मोन के रूप में पढ़ा था, और ये हार्मोन पादपों में वृद्धि को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की तरह ही हम इस जिब्रेलिन के विभिन्न पहलू, जैसे इस हार्मोन की खोज, इसकी केमिकल नेचर, बायोसिंथेसिस, बायोमेजरमेंट, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ जिब्रेलिन इत्यादि को हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं जिब्रेलिन की खोज किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले खोज का प्रारंभ होता है कि एक धान के खेत में, जापान में, कौन से देश में, जापान के अंतर्गत धान के खेत, चावल की खेती होती है। उसमें किसान के द्वारा ये देखा गया कि कुछ पादप ऐसे हैं, कुछ धान के पौधे ऐसे हैं जो अपनी सामान्य वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अर्थात छोटे हैं। ऐसे पौधे क्यों उत्पन्न हुए, इसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो होरी के द्वारा 1898 में किया गया। किसान के द्वारा देखे गए ऐसे पौधे जो सामान्य तौर पर अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर रहे थे, उस रोग को बेकेनी रोग के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये बेकेनी रोग क्यों होते हैं, इसके लिए होरी ने सबसे पहले अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में बताया गया था कि ये एक विशेष प्रकार की कवक के स्त्रावन से उत्पन्न होता है। सीक्रेशन बाई फंगी, एक विशेष प्रकार की फंगी या फंजाई से स्थित होने वाले स्त्रावन या रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। और होरी ने सबसे पहले इस प्रकार के नवोद्भिद को, जिनकी ग्रोथ सामान्य रूप से नहीं हुई थी, फुलिश सीडलिंग या बेवकूफ नवोद्भिद के नाम से जाना गया था। उसको क्या नाम दिया गया? बेवकूफ नवोद्भिद। और ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो नवोद्भिद विकसित होते हैं वो एक कवक, जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकोराई द्वारा स्थित होने वाले रासायनिक पदार्थ के कारण इस प्रकार की संरचना बनती है। इसके बाद में स्वार्ड द्वारा 1912 में पुनः और अध्ययन किया गया, किसके संदर्भ में, कि जो नवोद्भिद बनते हैं, जिसको बेवकूफ नवोद्भिद नाम दिया गया, ये
आखिर हुए क्यों? तो इन्होंने ही ये संकेत दिया था कि जिब्रेलिला फ्यूजिकोराई के कारण ही ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद कुरोसावा ने 1912 में फिर एक प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? कि कवक के द्वारा, जिसे स्वाडर भी प्रतिपादित किया था, क्या इस कवक के स्त्रावण द्वारा इस तरह रासायनिक पदार्थ के कारण ही रोग उत्पन्न होता है कि नहीं होता। इसलिए क्या किया गया, इस कवक से निस्यंद प्राप्त किया, फिल्ट्रेट प्राप्त किया गया और इस फिल्ट्रेट का छिड़काव किसी स्वस्थ पौधे पर किया गया। किसके द्वारा? कुरोसावा द्वारा। उस स्थिति में भी उन स्वस्थ पौधों में बैकेने रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि वो कवक ही इस प्रकार के रोग के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में याबुता और हाइसी के द्वारा सबसे पहले इस रसायन का नाम जिब्रेलिन नाम दिया गया। क्या दिया गया? तो पहला जो नाम बना हुआ है वो जिब्रेलिन। उसके बाद ब्रेन और उसके साथियों द्वारा 1954 में जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड के रूप में मान्यता प्रदान की। यानी ये कार्बनिक अम्ल है जिसका नाम क्या हुआ? जिब्रेलिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म क्या नाम देते हैं? GA नाम देते हैं। क्रॉस और उसके साथियों द्वारा, क्रॉस एट ऑल 1961 के अंतर्गत कई पादप समूह से विभिन्न प्रकार के जिब्रेलिक अम्ल का क्रिस्टलीकरण किया गया, उनको प्राप्त किए गए। उसमें सबसे पहला कौन सा है? GA1, फिर GA2, GA3 और GA4। जैसे पहले खोजा गया उसका नाम A1 नाम दिया गया, उसके बाद में खोजा गया उसका A2 दिया गया, फिर A3, A4, A7 और A9 जिब्रेलिक प्रकार के अम्लों की खोज की गई। उसके बाद में मैकमिलन और उसके साथियों द्वारा 1961 में इसी के साथ साथ में GA5, GA6 और GA8 खोजे गए। जब हम इन दोनों को सम्मिलित कर देते हैं तो GA1 से लगा करके GA8 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रकार के, यानी कुल 9 प्रकार के जिब्रेलिक अम्ल क्रॉस और उसके साथी तथा मैकमिलन और उसके साथियों के द्वारा 1961 में खोजे गए। ऐसा माना जाता है कि अभी तक लगभग 90 से लगा करके 100 प्रकार के जिब्रेलिक अम्ल खोजे जा चुके हैं, जिन्हें इनकी खोज के अनुसार ही GA1 से लगा करके GA100 तक नाम दिया गया। GA1 से लगा करके GA100 तक। इनमें से सबसे अधिक जिसका अध्ययन हुआ है, जो अधिकांश प्लांट में पाया जाता है, वो है GA3। GA3 प्रकार का एसिड सबसे अधिक जिब्रेलिन के रूप में जाना जाता है। उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो ये एक सामान्य सा इतिहास था जिसका सारांश ये है कि जिब्रेलिन या जिब्रेलिक अम्ल नामक प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिला फ्यूजिकोराई नामक कवक से सबसे पहले खोजा गया था और इसी से संबंधित इसका नाम हो गया जिब्रेलिक, जो पादप में वृद्धि को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि इस पादप भाग का डिस्ट्रीब्यूशन और ये कौन से पादपों में सबसे अधिक सामान्य तौर पर पाया जाता है। जिब्रेलिक एसिड का वितरण लगभग सभी प्रकार के प्लांट्स में सामान्य रूप से पाया जाता है, जैसे एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स और विभिन्न प्रकार के बीजी पादपों। इसका मतलब सभी प्रकार के पादपों में जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, वितरण इसका होता है। जब हम उच्चवर्गीय पादपों की बात करते हैं तो सामान्यतः उन पादपों के पर्णीय क्षेत्र, पर्णों के अंतर्गत लीफ में जिब्रेलिक एसिड की मात्रा या सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है।
फंजाई में लगभग 25 प्रकार के जिबरेलिक एसिड पाए जाते हैं, जबकि उच्च वर्गीय पादप जिसमें बीजीय पादप सबसे अधिक आता है उसमें 73 प्रकार के जिबरेलिक एसिड पाए जाते हैं। तो हालांकि खोज इसकी हुई है कवक से, लेकिन फिर भी सबसे अधिक सांद्रता किसमें पाई जाती है, वो उच्च वर्गीय पादप या बीजीय पादपों में पाई जाती है। अब ये जिबरेलिक अम्ल पादपों में या कोशिकाओं में किस रूप से पाया जाता है, तो जब रूप की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन की तरह ही जिबरेलिक एसिड भी फ्री अवस्था अथवा बंधित अवस्था में पाया जाता है। बॉन्डेड भी होता है और फ्री मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। यदि वो बंधित स्वरूप में उपस्थित होता है तब वो ग्लाइकोसाइडेज प्रारूप में पाया जाता है। कौन सा प्रारूप, जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइडेज प्रारूप में। अब जब हम इसकी प्रकृति की बात करें कि जिब्रेलिक कौन सी प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक होता है, क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है या उदासीन होता है, तो जितनी भी प्रकार के सक्रिय जिब्रेलिक एसिड है एक्टिव फॉर्म्स के अंदर वो हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि नाम ही एसिड है इसका। पीछे क्या लगाया जाता है, एसिड या अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ये प्लांट हार्मोन है जो उदासीन स्वरूप में पाया जाता है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए इसकी क्षारीय प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तो ये सक्रिय प्रारूप में तो पाया जाएगा, अम्लीय प्रारूप में, और कभी कभी ये उदासीन अवस्था के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। जिब्रेलिन की सामान्य खोज और इसकी वितरण के बाद में देखते हैं कि इस फाइटोहार्मोन की केमिकल नेचर कैसी होती है, रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है। तो मूल रूप से जिब्रेलिक एसिड एक साइक्लिक नाइट्रोपेन कंपाउंड है, साइक्लिक या चक्रीय डाइटरपेन यौगिक है। इसमें कार्बन की संख्या 19 से 20 तक होती है। कुछ ऐसे भी जिब्रेलिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या 19 होती है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या 20 होती है। तो 19 से 20 कार्बन से निर्मित एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कुल 4 प्रकार की वलय होती है जिन्हें ए, बी, सी और डी नाम देते हैं। तो कितनी वलय होगी, 2 तो होती है 6 कार्बन षटकोणीय और 2 होती है पंचकोणीय प्रकार की। इन चारों वलयों के सम्मिलित होने से बनी हुई संरचना को गिब्बेन वलय नाम देते हैं या गिब्बेन वलय कंकाल नाम देते हैं। इस वलय पर ही विभिन्न कार्बन स्थिति पर पाए जाने वाले सब्स्टिट्यूट के आधार पर ये कुल 100 प्रकार के हार्मोन के रूप में पाए जाते हैं। अब इनके आणविक सूत्र क्या हो सकते हैं, जैसे Ga का आणविक सूत्र जो 19 कार्बन का है C19H24O6, ठीक इसी प्रकार का Ga2 का क्या हुआ C19H26O6, Ga3 जो सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक स्टडी इसके बारे में इसका है C19H22O6। इसका मतलब ये बना हुआ किसका होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी अतिरिक्त कोई सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं पाया जाता है। और जो अंतर भी आ रहा है, बेसिक अंतर आ रहा है, वो किस में आ रहा है कि तीनों ही प्रकार के एसिड्स में कार्बन की संख्या सिमिलर है और ऑक्सीजन भी सिमिलर है। लेकिन जो अंतर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है कि यहाँ पर H हाइड्रोजन 24 है या 26 यानी 2 एक्स्ट्रा है, जबकि इस Ga3 में 22 है यानी 1 से ये 2 कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन होने से डबल बॉन्ड बनेंगे और डबल बॉन्ड की स्थिति के आधार पर ये हार्मोन अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन सभी हार्मोन की, सभी जिब्रेलिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर है वो गिब्बेन वलय कहलाती है, वो सब के अंतर्गत समान होती है। अब ये हार्मोन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो गिब्बेन वलय में बेसिक संरचना के साथ साथ क्या पाया जाएगा, क्योंकि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा। और वो कौन से कार्बन पे होगा, हमेशा 7वें कार्बन पर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी एक अतिरिक्त समूह कार्बोक्सिलिक के रूप में 4थे कार्बन पे पाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक समूह के अतिरिक्त अन्य फंक्शनल ग्रुप के रूप में हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है।
जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सरल प्रकार की रासायनिक प्रवृत्ति, रासायनिक संरचना जिब्रेलिक एसिड की पाई जाती है। एग्जाम्स के अंदर जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है कि जिब्रेलिक एसिड की गिबेन वले का सूत्र लिखिए। तो गिबेन वले को इस प्रकार को लिखना होता है। इसमें पाए जाने वाले सब्स्टिट्यूट के आधार पर GF3 का सामान्य तौर पर आणविक सूत्र एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है। हमें क्या याद रखना है कि जिब्रेलिक एसिड के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कौन सी है, गिबेन वले कहलाती है। तो गिबेन वले मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है जिब्रेलिक एसिड की खोज कैसे हुई, ये पादप के कौन से भागों में पाया जाता है और इसके साथ में इसकी केमिकल नेचर कैसी होती है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जिब्रेलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, इसका एक सामान्य सूत्र, और ये पादपों में किस प्रकार से संश्लेषित होते हैं, अर्थात उसका हम बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तब आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। आज जिब्रेलिक एसिड का फर्स्ट पार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर नेक्स्ट सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा या सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो आप जब भी टाइम मिले इसका रिवीजन के तौर पर फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद में सेकंड पार्ट को देखें, जिससे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।